नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष केसरी केसरी आर्ट चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, हाई स्कूल की परीक्षा में बहुविकल्पी कला के जो प्रश्न होंगे, बच्चों ये हाई स्कूल में पहली बार आ रहे हैं, इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में आ चुके हैं। हमारे कुछ वीडियो हमने पहले इस विषय में बना चुके हैं। आज का वीडियो आपके लिए और बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं वे प्रश्न और उसके साथ साथ उनकी व्याख्या इस तरह से करेंगे। व्याख्या के साथ में फायदा आपको ये होगा, उससे संबंधित जो प्रश्न भी बनेंगे, क्योंकि कई बार रिपीटेड प्रश्न होते हैं जो विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं, वे प्रश्न भी आते हैं या उनसे मिलते जुलते प्रश्न आते हैं। तो बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला हम ले आए हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हाई स्कूल के बच्चों के साथ साथ ये इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को पूरा आप लोग देखिए, कोई भी प्रश्न आपको स्किप करने लायक नहीं है, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इन प्रश्नों को आप लोग देखिए और इसकी बार बार प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आप परीक्षाओं में अच्छे नंबर पा सकें, क्योंकि हाई स्कूल में आपको 20 नंबर ले आना है और इंटरमीडिएट में 10 नंबर के लिए ये प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में कई बार आ चुका है, ये आपके लिए जानना आवश्यक है कि कला किस भाषा का शब्द है। ये देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है आपका, कला कला शब्द किस भाषा से लिया गया। ये प्रश्न बच्चों कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, भविष्य में आने की संभावना है। ये महत्वपूर्ण, हम सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण समझ के लिए आए हैं कि आपके लिए ये सब महत्वपूर्ण रहेंगे। तो पहला देखिए ऑप्शन इसमें देख लीजिए, हिंदी, संस्कृत, अरबी की फारसी। बच्चों प्रायः जो है, देखिए हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, तो हम लोग दिमाग आता है कला शब्द जो है हिंदी से समझ में आ रहा है। लेकिन बच्चों ये आप ऑप्शन हिंदी न करिएगा, क्योंकि ये गलत शब्द हो जाएगा। आपका सही उत्तर आपका है इसमें उत्तर दो। अगर आपको उसमें ऑप्शन ख रहेगा, क ख ग घ, ये हो जाएगा ऑप्शन या 1 2 3 4, जो भी ऑप्शन रहेगा आप ध्यान रखिएगा। तो अगर ख है तो ख ऑप्शन या 2, या ऑप्शन पे नहीं देखना है आपको, बस ध्यान रखना है संस्कृत। कला शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है। और बच्चों कभी आपसे पूछ लिया गया कि अगर धातु दे दिया गया तो किस धातु से लिया गया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें आप कल हलंत दे दीजिएगा, कल धातु से लिया गया है। कल धातु का अर्थ होता है प्रेरित करना, किसी चीज के लिए प्रेरित करना, ये कल धातु का अर्थ होता है। कल ये कहां से लिया गया है, ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है। कल धातु का मतलब प्रेरित करना, जिससे हम लोग आर्ट का मतलब भी होता है कला में किसी को प्रेरणा देना, प्रेरित करना, ये आपका कल धातु से लिया गया है। और बच्चों कला का अर्थ क्या होता है, अगर मान लीजिए कला का कहीं आपसे प्रश्न दे दिया गया कि यहाँ पर कला किस भाषा का शब्द पूछा है, अगर पूछ लिया कला का अर्थ अर्थ आपसे पूछ लिया जाए, तो कला का अर्थ होता है हुनर, कौशल, कौशल, हुनर या सुंदर कार्य। बच्चों ऐसे समझ लीजिए, जैसे बहुत सारा कार्य होता है, चाहे साइकिल रिपेयरिंग समझ लीजिए, टोकरी बनाने वाले को समझ लीजिए, कुम्हार को समझ लीजिए, या कोई भी जो कार्य करता है, कार्य जो सामान्य रूप से करते हैं अपनी ड्यूटी समझ के वो अपना कार्य करते हैं, लेकिन जो कार्य में कुछ विशेषता डाल देते हैं, जिसमें कुछ अपना कौशल डाल देते हैं, उन्हीं को हम आप स्वयं कहते हैं कि देखो भाई ये बहुत बड़ा कलाकार है, इसका काम बहुत अच्छा होता है। अगर ये घड़ा भी बनाता है, बहुत सुंदर घड़ा बनाता है, या इसकी डलिया देखिए कितनी सुंदर है, ये कलाकार है। या आप में से देखिए आपके कोई साथी होंगे जो बहुत अच्छा लिखते होंगे, तो आप लोग कहते हैं भाई ये कलाकार है, इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो कलाकार का मतलब समझ जाते हैं किसी कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करना, कौशल के साथ करना, या जिस कार्य में आपका हुनर रहेगा वो आपका कहलाएगा कला। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया है कला किस भाषा से, संस्कृत भाषा से। और कला का अर्थ भी आप समझ गए होंगे, कौशल, हुनर या किसी कार्य को सुंदर तरीके से करना। और अगर कल धातु का पूछे तो कल धातु का मतलब होता है प्रेरित करना। अगला सवाल देखते हैं, ये भी उसी से मिलता जुलता शब्द है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है या कहाँ किया गया है। इस तरीके से प्रश्न आ भी चुका है, आ भी सकता है। तो कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है या
कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, नाट्य शास्त्र में कि कामसूत्र में? बच्चों आपका सही उत्तर होगा प्रथम प्रयोग। अगर आपसे पूछता है तो प्रथम प्रयोग आपका किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम वेद है, ये आपको मालूम है। इसको हम इरेज कर देते हैं। वो हटा देते, उससे कोई मतलब, हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका प्राचीनतम। चार वेद हैं, आपको मालूम है। चारों वेदों का नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहाँ पे दो वेदों का नाम दिया हुआ है। तो ये आपका ऋग्वेद जो है आपका प्राचीनतम वेद है। बच्चों ये अगर आपसे प्रश्न में ध्यान रखिए, प्रश्न में भी थोड़ा सा आप लोग समझ के देखिएगा। प्रश्न को आप उत्तर देने के पहले थोड़ा सा समझ लीजिएगा प्रश्न में पूछ क्या रहा है, क्योंकि कभी कभी मिलते जुलते प्रश्न होते हैं और हम लोग एक जल्दी में किसी गलत को कर देते हैं, इससे आपका नुकसान हो सकता है। तो इसमें आप ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ है। अगर इसी में लिख दिया गया होता सर्वप्रथम की जगह पर उसे मिलता जुलता शब्द सार्थक प्रयोग, तो बच्चों सार्थक प्रयोग, तो सार्थक प्रयोग आपका दिया गया है नाट्यशाला में। सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में और सार्थक प्रयोग किया गया है नाट्यशाला में। यहां पर, और नाट्यशाला जो, सॉरी नाट्यशास्त्र है, नाट्यशाला बोल दिए, नाट्यशास्त्र जो है यह आचार्य भरत मुनि, इनका नाम नोट कर लीजिएगा, ये जरूर पूछा जाता है। आचार्य भरत मुनि ने प्रथम शताब्दी में किया था, पहली शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में नाट्यशास्त्र की इन्होंने रचना किया था, जिसमें इन्होंने कला के बारे में, कला नृत्य, एक श्लोक है, श्लोक भी हम आपको बता देंगे किसी अन्य वीडियो में। तो ये समझ लीजिएगा सार्थक प्रयोग, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि जिस व्यक्ति में, नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने बताया कि जिस व्यक्ति में अगर कोई भी कला नहीं है, कला में साक्षात जैसे है ना कि कोई चाहे गीत के रूप में हो, संगीत के रूप में हो, चित्रकारी में हो, किसी कार्य को अच्छा करने का किसी न किसी प्रकार की कला में, देखिए कुछ लोग बहुत अच्छा गाते हैं वो कलाकार कहलाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा लेखन करते हैं वे कलाकार होते हैं। तो ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति में कोई न कोई कला अगर नहीं है तो वो व्यक्ति बेकार है। ये नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कहा है। और ध्यान रखना है सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है और सर्वप्रथम सार्थक प्रयोग जो है आपका नाट्य शास्त्र में किया गया है, जो कि प्रथम शताब्दी का ग्रंथ है, जिसके रचनाकार हैं आचार्य भरत मुनि। इन सब इंपॉर्टेंट चीजों को आप लोग नोट कर लिया करिए, इससे आपका इससे मिलते जुलते जो भी प्रश्न बनेंगे उसको आप लोग बहुत अच्छे से कर सकेंगे। निम्न में से कौन सी रूपप्रद कला नहीं है? तो ये देखिए, तो शब्द पे ध्यान रखना आपको। रूपप्रद, रूपप्रद का मतलब होता है जिसमें रूप आपको दिखाई दे। षडंग आपको हमने एक वीडियो में षडंग दिया है, षडंग में आप देखेंगे रूप भेदा प्रमाणानी भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम, मतलब चित्र में आपके 6 अंग होने चाहिए, चित्र के 6 अंग होने चाहिए। पहला ये अंग आपका रूप है, रूप भेदा प्रमाणानी। तो कौन सी कला, जिसमें यहां देखिए सब कला दिख रही है, चित्रकला, काव्य कला, शिल्प कला, भवन कला, 4 कलाएं दिख रही हैं, सभी कलाएं। इनमें से किसमें रूप नहीं है? आप इसको ध्यान समझिए, समझ में अपने आप आ जाएगा। चित्र में आप कोई चित्र बनाते हैं, उसमें भी कोई न कोई रूप मतलब आकार, कोई न कोई आकार होता है। शिल्प माने मूर्ति होती है, जो मूर्तियां हम लोग बनाते हैं, किसी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, देवी की मूर्ति, किसी महापुरुष की मूर्ति, उसमें भी कोई ना कोई आकार आपको दिखता है, आप पहचान जाते हैं आकार दिखता है। भवन, भवन में भी आकार होता है, वर्गाकार भवन है, लंबा भवन है, चौड़ा भवन है, ये भवन का भी आकार होता है। आपका देते हैं ना उनका मकान जो है इतने बाई इतने का है, 20 बाई 50 का मकान है, ये आप लोग कहते हैं, तो इसका आकार हो गया, ये आकार हो गया। काव्य, काव्य का कोई आकार नहीं होता है। काव्य मतलब आप कह सकते हैं गीत, संगीत, इसका कोई आकार नहीं, इसको हम लोग श्रवण करते हैं। इन तीनों को, चित्र को हम लोग देख सकते हैं, मतलब रूप को हम लोग आंखों से परिचय होता है, सीधे कहा गया कि रूप का आंखों से परिचय होता है।
रूप में हम जिसको देख सकते हैं। तो चित्र को हम देख सकते हैं, मूर्ति को देख सकते हैं, मकान को देख सकते हैं, उसके आकार को हम पहचान सकते हैं। लेकिन काव्य के लिए हमको सुनना पड़ता है, श्रवण करना पड़ता है, सुनना। तो यहां पर अगर श्रवण शब्द हो जाएगा, श्रवण माने सुनना, सुनना, तो काव्य जो है आपका सुनने में आएगा। ये आपका काव्य का कोई आकार नहीं होता है, काव्य का कोई रूप नहीं होता है। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा काव्य कला रूपप्रद नहीं है। बच्चों, अगर कभी परीक्षा में आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से, अगर हो सकता है कुछ ऐसे चित्र दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ही हो, शिल्प ही हो मान लीजिए, और दिया कि कौन सी कला रूपप्रद है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसका कोई न कोई आकार होता है और जिसको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो आपकी रूपप्रद कहलाएगी। जिस चीज को भी हम लोग देखते हैं, वो हमारा कोई ना कोई उसका आकार होगा, पहचान जाएंगे। ये मेज है, कुर्सी है, या जो भी चीजें हैं, जो चीजें हमको दिख रही हैं, जिसका आकार हमको दिखाई दे रहा है, वो हमारा रूपप्रद है। विनय पिटक यह आपका एक बौद्ध ग्रंथ है। किस भाषा में लिखा गया है? तो बच्चों, पहले विनय पिटक को समझ लीजिए। बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक, त्रि का आशय हो गया तीन, तीन ग्रंथ लिखे गए हैं। तो तीनों का आप समझ लीजिए। पहला जो है आपका, पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। ये तीन पिटक है, इसीलिए इसको त्रिपिटक कहा जाता है, त्रिपिटक। तो ये किस भाषा में लिखा गया है? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा पाली। तो ये जो तीनों ग्रंथ, ये ध्यान रखिएगा, पहला ये हो गया, दूसरा और तीसरा, ये त्रिपिटक कहे जाते हैं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये आपका पाली भाषा से लिया गया है। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको आप लोग जोड़ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। जहां पर बौद्ध ग्रंथ का नाम आ जाएगा, उसमें आप बेझिझक पाली लिख दीजिएगा। बौद्ध में पाली, और अगर जैन धर्म के ग्रंथ होंगे कोई, तो वो आपका रहेगा प्राकृतिक भाषा में, प्राकृत। जैन धर्म के ग्रंथ होंगे प्राकृतिक में, होंगे प्राकृत भाषा में। और बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो हैं, वे सब के सब आपको पाली भाषा में मिलेंगे। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आ रहा है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। इन तीनों पिटकों का नाम नोट कर लीजिएगा, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों पिटक का नाम नोट कर लीजिएगा। इसको त्रिपिटक कहा जाता है, जो जिसमें से एक विनय पिटक हो गया। ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, जो कि लिखे गए हैं पाली भाषा में, और जैन धर्म के लिखे जाते हैं प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। कला शब्द का प्रामाणिक प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है। अभी हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, क्योंकि ये प्रश्न बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको भी हमने रख दिया है। तो अभी आपको याद होगा, तुरंत तुरंत हमने बताया था। इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा नाट्य शास्त्र में, जो कि लिखा गया था पहली शताब्दी में, पहली शताब्दी ईस्वी में लिखा गया है। इसके लेखक हैं आचार्य भरत मुनि। बच्चों, इसमें एक श्लोक है, उस श्लोक को ही हम आपको लिख के दे देते हैं, अगर कहिए तो। ये कुछ चीजें हैं जो हम हटा देते हैं। श्लोक हम लिख देते हैं, न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम। ये संस्कृत में हम हमारे समझ से बच्चों बहुत आपके लिए बहुत आवश्यक नहीं है, इतना समझ लीजिए। इसमें दिया है कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं। संस्कृत में श्लोक में आप परेशान होंगे, उसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम जो है लिख देते हैं हिंदी में।
ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसमें कोई शिल्प मतलब कला नहीं, ऐसी कोई विधा नहीं जो कला न हो। ये पहली बार नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने लिखा था। बच्चों इससे संबंधित दो तीन चीज पूछ सकता है। पहला कि सबसे पहला प्रमाणिक कहाँ पे लिखा गया? नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र के लेखक पूछ सकता है तो लेखक भरत मुनि। किस शताब्दी में लिखा गया है? तो आप लिख सकते हैं पहली शताब्दी में, पहली शती ईस्वी में लिखा गया है। तो इससे संबंधित दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। इसको ये हमने लिख दिया कि आपको थोड़ा सा ज्ञान रहे, लेकिन इसका बहुत बहुत आपको याद करने की इसकी आवश्यकता नहीं, इसको कोई आवश्यकता नहीं याद करने की। इसमें बस आपको याद करना है कि प्रथम प्रामाणिक प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? तो नाट्य शास्त्र में, जिसके रचयिता भरत मुनि है, जो कि पहली शताब्दी में लिखी गई थी। ये बस इंपॉर्टेंट है। बस उसके में क्या क्या लिखा है वो बहुत आवश्यक नहीं है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस को किसकी आत्मा कहा है? क्योंकि बच्चों ये सारे सवाल जो है आपस में मिलते जुलते जा रहे हैं, क्योंकि ये सही कई बार पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए बहुत। हाँ बच्चों, इससे संबंधित कुछ आपको बता देते बहुत अच्छा रहेगा। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस को, देखिए रसों से संबंधित आप सीधे से देखिए हिंदी में आप पढ़े होंगे नौ रस। तो नौ रस किस में आते हैं आपका? ये सब आपका है संबंधित है, काव्य से संबंधित है। चित्र में हम सारे रस नहीं दिखा सकते हैं, सारे भाव। चित्र में हम करुण चीजें भाव दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन काव्य से हम लोग सीधे नौ के नौ रस, नौ रस कहे जाते थे बच्चों। आप लोग ध्यान रखिएगा, नौ रसों के आपने आप पढ़े होंगे, लेकिन अब आपको हिंदी पुस्तकों में बताया जाता है कहीं पर 10 रस और कहीं कहीं पे 11 रस की व्याख्या की जाती है। 11वां रस आपका जो है वो भक्ति रस कहा जाता है। ये आपका थोड़ा हिंदी से भी संबंधित हो गया। और 10वां रस जो है बच्चों उसको बोला जाता है वात्सल्य, जिसमें ममत्व का भाव होता है। तो ये रसों की व्याख्या की गई है, जिसको आप कह सकते हैं भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस को किसकी आत्मा कहा है? काव्य की आत्मा कहा है। इसमें जितनी भी ऑप्शन है, चित्र हो, मूर्ति हैं, नाटक हैं, इन सब में भी भाव की आवश्यकता होती है। जैसे किसी देवी देवता का भाव मूर्ति बनाए हैं तो शांत भाव होगा। किसी महापुरुष का भी देखिए, गांधी जी का या किसी महापुरुष का देखते हैं तो एक एक शांत भाव से उनके चेहरे पर इंप्रेशन होता है। लेकिन काव्य से ही हम रसों को पहचानते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे इसको किसको कहा गया है? काव्य की जो है काव्य की आत्मा कहा गया है। जिराफ समूह बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिराफ समूह। क्योंकि बच्चों जिराफ जो है हमारे देश में नहीं पाया जाता वर्तमान में, लेकिन प्राचीन काल में जरूर रहा होगा, क्योंकि जिराफ के चित्र हमारे देश में मिलते हैं। तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि कभी न कभी हमारे देश में भी जिराफ रहे होंगे, तभी तो जिराफ के चित्र मिले हैं। तो जिराफ चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुआ है? आदमगढ़ से, बैरागढ़ से, सिंघनपुर से कि कोहबर से? तो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके लिए, आदमगढ़ से। आदमगढ़ जो है यह आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला में पड़ता है। इसको आप समझ सकते हैं पंचमढ़ी, पंचमढ़ी के एकदम समीप में है, करीब 45 किलोमीटर दूरी पर आदमगढ़ नामक एक स्थल है, जहां पर प्रागैतिहासिक काल के करीब 20 गुफाएं मिली बच्चों।
20 गुफाएं मिली है वहां पर, जहां पर जिराफ समूह का चित्र मिला है। बच्चों इससे संबंधित एक चीज आपको बता दें, यहां पर इसकी खोज जो है, कभी पूछता है कि आदमगढ़ की खोज किसने किया था, तो मनोरंजन घोष ने किया था। मनोरंजन घोष ने आदमगढ़ की खोज की थी। बच्चों इससे कभी कभी प्रश्न पूछता है, प्रश्न एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आदमगढ़ से ही संबंधित, वो भी है चार धनुर्धर चार धनुर्धर का चित्र कहां से मिला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी आपका मिला है आदमगढ़ से। जिराफ समूह चार धनुर्धरों का, धनुर्धर मतलब जो जो धनुषधारी हैं, जिनके हाथ में धनुष और बाण है, वो धनुर्धर। तो चार धनुर्धर, ये आपका स्टेंसिल विधि एक होती है, क्षेपांकन इसको बोलते हैं, स्टेंसिल। स्टेंसिल या क्षेपांकन बोलते हैं। ये एक विधि होती है, चित्रण की विधि होती है। उस विधि से इसको बनाया गया है, चार धनुर्धर के चित्र को। ये आप दोनों इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, चार धनुर्धर और जिराफ समूह दोनों मिला है ये आदमगढ़ से, जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, जो पंचमढ़ी से एकदम बिल्कुल सटा हुआ है। और इसको जबलपुर के पास भी कह सकते हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, तो हमारा बताना था कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। अगला ये दिया है प्रश्न, हरनी हरन गुफा कहाँ स्थित है। हरनी हरन गुफा, ये भी प्रागैतिहासिक प्राचीन गुफा यहाँ पर है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में। तो बच्चों सही उत्तर आपका होगा ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के एक जिला है, इसको बोलते हैं बांदा जिला। बांदा जिला से आप लोग कम परिचित होंगे, तो क्योंकि ये पूरे जो भी देखेंगे, बांदा जिला अगर नहीं जान रहे हैं तो बच्चों बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है चित्रकूट। चित्रकूट भगवान राम की नगरी मानी जाती है। यहाँ पे कहा जाता है कामता नाथ जी के शरण में भगवान महाराम 13 वर्ष रहे हैं यहाँ पर। चित्रकूट बहुत ही प्रसिद्ध है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो चित्रकूट का नाम न सुना होगा। तो बच्चों चित्रकूट के पास में यहाँ पर कुल 7 स्थल मिले हैं बांदा जिला में, चित्रकूट के पास में, जहां पर जिनमें इन 7 में से एक आपका हरनी हरन गुफा भी है, जो कि प्रागैतिहासिक काल का स्थल है। वहां पर प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं, तो आप इसको याद रखिएगा चित्रकूट से। बच्चों इससे संबंधित कभी कभी पूछ सकता है कि इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था सिल्वे रॉड। सिल्वे रॉड नामक अंग्रेज अधिकारी ने इसकी खोज की थी बच्चों। अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था सिल्वेराड। कभी प्रश्न पूछ सकता है कि हरनी हरन या बांदा क्षेत्र के गुफाओं की खोज किसने की थी, तो अंग्रेज अधिकारी सिल्वे रॉड ने की थी। एफ फॉसेट ने किन शिला चित्रों का परिचय दिया। एफ फॉसेट, ये प्रश्न बच्चों कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। एफ फॉसेट ने किन शिला चित्रों का परिचय दिया। ए सिंघनपुर, बी पंचमढ़ी, सी होशंगाबाद, डी बेल्लारी। इसको बेल्लारी भी कहते हैं, कहीं के बेल्लारी भी लिखते हैं बच्चों, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी इसको बेल्लारी भी कहते हैं। बेल्लारी आपका दक्षिण अफ्रीका के कर्नाटक में स्थित है। बेल्लारी एक जगह है, यहां पर एफ फॉसेट ने ये शिला चित्रों का परिचय दिया और उसकी खोज की थी बेल्लारी में। बच्चों इसका सन लिखिएगा, आप लोग जरूर इसके नोट कर लीजिएगा। 1892 में इन शिला चित्रों का इन्होंने परिचय दिया था। ये अंग्रेज अधिकारी थे। बच्चों कभी कभी प्रश्न एक आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे आएगा, थोड़ा आपको अभी बता देते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के औजारों की खोज किसने की थी और कहां की थी। वो भी दक्षिण भारत में है, वो मद्रास के समीप, मद्रास के समीप
पल्लावरम नामक स्थान पे रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक एक अंग्रेज ने खोज की थी सर्वप्रथम ये प्रागैतिहासिक औजारों की। तो एफ फॉसेट का समझ गया। एफ फॉसेट ने बेल्लारी के शिला चित्रों का परिचय दिया था। ये आपसे पूछा जाएगा 1892 में। इसकी थोड़ा व्याख्या हम आपको बाद अगले वीडियो कहीं देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाथ से सबसे पहले औजारों की खोज की थी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। यह भी प्रश्न कई बार पूछ चुका है। श्री विष्णुधर वाकणकर, कहीं कहीं प्रश्न बच्चों आपका अगर आ गया वी एस वाकणकर, ये भी नाम लिख के आता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। वी से विष्णुधर, एस से विष्णु श्रीधर, इनका पूरा नाम है विष्णु श्रीधर। तो वी से विष्णु, एस से श्रीधर। वाकणकर ने भीमबेटका के चित्र, भीमबेटका मतलब विश्व का सबसे बृहद सबसे विशाल स्थल है। यहां पर करीब 700 के आसपास गुफाएं मिली हैं, जिनमें से 275 गुफाओं में चित्र मिले हैं बच्चों। ये प्राचीनतम स्थल है। इसकी ये सही ऑप्शन इसमें दिया है बी आपका 1958 में। कहीं पे अगर ऑप्शन आ गया 1957 तो ये भी सही रहेगा, ध्यान रखिएगा। 1957 और 58 में वीएस वाकड़कर ने भीमबेटका के स्थलों की खोज की थी। ये विश्व का सबसे बृहद विशाल और प्राचीनतम स्थल है और ये मध्य प्रदेश में, ये कहाँ स्थित है बच्चों? आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल के बिल्कुल समीप में है भीमबेटका नामक प्राचीन स्थल। बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही सुंदर चित्र मिले वहां पे, प्रागैतिक सबसे प्राचीन चित्र मिले बच्चों। यहाँ पे प्राचीनतम इसको चित्र कह सकते हैं। और बच्चों इसमें एक चीज बता दें, इसको सन 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये जितनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं वो सब आपके लिए बड़े फायदेमंद और आवश्यक रहेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है, किसको कहा जाता है कि इन्होंने प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज की है? तो इसमें दिया है ए काकबर्न, बी एफ फॉसेट, मनोरंजन घोष, सी डब्ल्यू एंडरसन। तो घोष का भाई हमने आपको बताया था ना, इन्हें आदमगढ़ की खोज की थी 1920 में। तो इसमें जो है प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज ये हुई थी उत्तर प्रदेश में बच्चों। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में। और खोज करता है काकबर्न और दूसरे इनके साथी थे कार्लाइल। कार्लाइल और काकबर्न को श्रेय दिया जाता है भारत के प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का। कहां पे हुई थी बच्चों? उत्तर प्रदेश में। किस जगह जिले में? मिर्जापुर में। किस सन में? 1880। ये आप सन नोट किए रहिएगा। 1880 ईस्वी में काकबर्न और कार्लाइल के द्वारा इनकी खोज की गई थी, जो भारत के प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज की गई थी। और इन गुफाओं का जो समय पूछता, कभी कभी पूछा है कि मिर्जापुर के शिला चित्रों का समय क्या है बच्चों, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा 5000 ईस्वी पूर्व। ये मिर्जापुर के गुफा चित्रों का समय है। इसके बारे में हमारे कुछ वीडियो में बहुत सारी डिटेल्स हमने बताया है, क्योंकि यहाँ के सुरहो घाट का सुअर का खेत और घोड़मंगर का गैंडे का खेत बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। इनसे संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं बच्चों। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? तो इसमें दिए ऑप्शन देखिए, मानव, पशु पक्षी, आखेट, धर्म। तो बच्चों धर्म का उस समय अस्तित्व नहीं था। मनुष्य में जब सभ्यता आई तब धर्म में आया। पशु पक्षी भी सीधे सीधे नहीं थे, कुछ हद तक थे, क्योंकि इनका मुख्य कार्य जो था आखेट था, शिकार करना।
शिकार ये पशुओं को करते थे, तो कुछ हद तक ये सही हो सकता था। लेकिन आप सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, आखिर मनुष्य के पास उस समय कोई कार्य नहीं था बच्चों। वो केवल अपनी दिनचर्या में शिकार उसका मुख्य था। जादू टोना भी थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र करता था, कि उसके दिमाग में था कि अगर किसी भी जानवर का हम चित्र बना के उसमें सुई या किसी चीज को भाला को उसेड़ देंगे तो उसको हम जाके बड़ी सरलता से मार सकते हैं। तो वो तंत्र मंत्र, उसका भी मुख्य उद्देश्य था आखेट या शिकार करना। तो बच्चों मुख्य कार्य इसका था शिकार। शिकार मतलब आखेट, ये इसका सही ऑप्शन होगा। पशु पक्षी में यहाँ पक्षी जुड़ गया इसलिए इसको हटाते हैं। अगर केवल पशु होता तो पशु का ही शिकार किया था, तो यहाँ पर यह भी ऑप्शन सही होता। लेकिन आपका सीधा सीधा ऑप्शन सही रहेगा, आखेट करना। मोम द्वारा भित्ति चित्र विधि को क्या कहा जाता है? ए फ्रेस्को, बी म्यूरल, सी एनकास्टिंग, डी बाटिक। बच्चों बाटिक में भी मोम का प्रयोग होता है, लेकिन यह एक प्रकार का कपड़ा होता है। बाटिक में कपड़े का प्रयोग, लेकिन इसमें प्रश्न है, देखिए बच्चों, इसीलिए कहते हैं प्रश्न आपसे कभी कभी बहुत घुमा के प्रश्न पूछ सकता है। तो मोम जो है उसका प्रयोग बाटिक में भी होता है, लेकिन इसमें प्रश्न आगे क्या दिया, भित्ति चित्रण में। भित्ति चित्रण में फ्रेस्को तो केवल जल रंगों का प्रयोग है, यहाँ पे अन्य चीजें होती हैं। म्यूरल भी उसी संबंधित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी या नंबर 3, इनकास्टिंग जो है वह मोम के द्वारा किया जाने वाला भित्ति चित्रण परंपरा है। इसका प्रयोग बच्चों अब नहीं होता है। इसको कहा जाता है, यहां पर गर्म मोम का प्रयोग किया जाता था, इसी कारण इसको हॉट वैक्स मेथड कहा जाता था। हॉट वैक्स का प्रयोग किया जाता था। अब यह अप्रचलित है बच्चों, इसका प्रयोग नहीं होता, अप्रचलित है, इसका प्रयोग कहीं नहीं होता। ये इसका प्रयोग केवल कुछ मिला है जहां पर अगर पूछ लिया कि ये हॉट वैक्स मेथड वाले या मोम के प्रयोग द्वारा भित्ति चित्र कहां मिले हैं, तो आपको याद रखना है मिस्र में। सॉरी, ये मिस्र होगा, मिस्र इस तरह लिखा जाएगा, मिस्र। मिस्र में जहां पे पिरामिड बहुत प्रसिद्ध है, उन पिरामिडों के नीचे कुछ जो कफिन मिले हैं, जहां पर जो वहां पे डेड बॉडी थी, मम्मी जिसको कहते हैं, उनका जो कवर था उनमें मोम, इन्हीं विधि का प्रयोग किया गया था, गर्म मोम का, जिसको एनकास्टिंग कहते हैं। अगर आपसे स्थल पूछे तो आपको याद रखिएगा, मिस्र लिख दीजिएगा, और मोम के द्वारा भित्ति चित्र का प्रयोग को क्या कहते हैं, एनकास्टिंग कहते हैं। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? बच्चों ये अब बहुत महत्वपूर्ण है, पेंसिल के बारे में पूछा गया है। कॉमन पेंसिल होती है बच्चों HB। इसमें H का मतलब होता हार्डनेस, और B का मतलब होता बोल्डनेस, मतलब होता मुलायमपन। तो यांत्रिक उपकरणों में या इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बस आपको बस इतना ध्यान रखना, किसमें H की सीरीज ज्यादा है। जिससे इसमें भी HB लिखा है, तो इसमें B भी है, यहाँ पे B है, ये भी B है, इसका बोल्डनेस है। यहाँ पर A सही है आपका H। अगर आपका यहाँ पर होता 2H, वो उससे बड़ा है, 4H होता तो ये सही हो जाता, 6H होता तो ये सही होता है। जिसमें जितनी ज्यादा H सही रहेगा वही आपकी उतनी ही हार्डनेस उसमें रहेगी, उतनी ही ज्यादा पेंसिल हार्ड रहेगी। बच्चों कोई भी ऑप्शन आ जाएगा, अगर सबसे हार्ड पेंसिल का पूछेगा तो आपको यही देखना है कि लास्ट में आपका H रहे और आगे में उसकी सीरीज 2H, 3H, 4H, जो भी सबसे बड़ा दिखेगा उसी को आप लोग सही लगा दीजिएगा, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों यहां से वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अन्य तक इसको जरूर शेयर करिए, जिससे इसका लाभ अन्य को मिले। बच्चों हमारे आप वीडियो में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। हमने बहुत सारे चित्रण इसमें चित्र के बनाए हैं, बहुत सारे आपको आलेखन बनाए हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। उससे भी आप चित्र बनाना भी सीख सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलेगा। तो यहां से वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।